ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे थे राजस्थान में हुए 14 सीट के स्थानीय निकाय और पंचायत राज के चुनाव और उसमें जो जीत बीजेपी ने दर्ज की उसको लेकर के। अब बात करेंगे राजस्थान में एक और विधानसभा सीट का उपचुनाव हो रहा है, वो है धौलपुर। बीएल कुशवाहा बीएसपी से जीते थे, उनके जेल जाने के बाद अब ये सीट रिक्त हुई है और उस पर बीजेपी ने शोभा रानी कुशवाहा का दामन थामा या शोभा रानी कुशवाहा ने बीजेपी का दामन थामा, ये तो अलग विषय होगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने पुराने दिग्गज बनवारीलाल शर्मा पे दांव खेला है और जैसे मैंने कहा कि बीजेपी बीएसपी के जो जीते विधायक थे उनकी पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाया। उन्हें पहले बीजेपी ज्वाइन कराया जब से तय हो गया था कि शोभा रानी चुनाव लड़ेंगी। चुनाव काफी रोचक है, दोनों तरफ से जम के ताकत लगाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस का लगातार यह आरोप है कि वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। इसको लेकर के चर्चा भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन भी दिया गया है और सचिन पायलट पहले दिन से कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां पे डरा धमका करके और मशीनरी उपयोग में कर रही है मतदाताओं को दबाने का, वो चिंताजनक है। खैर ऑब्जर्वर होता है, वो क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट क्या आरोप लगा रहे हैं और जवाब में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी क्या कह रहे हैं। जो स्थिति आज बनी हुई है उसके बारे में हमने निर्वाचन आयोग को अवगत कराया है। वहां पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि वहां पर जो चुने हुए विधायक थे उनको हत्या के आरोप में आजीवन कारावास हुआ है। ही इज बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ ऑन अ मर्डर केस, इसीलिए वहां पे उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी ने उन्हीं कन्विक्टेड एमएलए की धर्मपत्नी को टिकट दिया है, वहां से चुनाव लड़ा रहे हैं। अब वो आजीवन कारावास काट रहे हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको धौलपुर की जेल में रखा जा रहा है, उनको अस्पताल में रखा जा रहा है और उनको पूरी एक्सेस है लोगों से बात करने की, लोगों को डराने की और धमकाने की। हमने निर्वाचन आयोग को बोला है कि एक कन्विक्टेड एमएलए को जो मर्डर चार्ज पर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जेल मैनुअल कहती है, कानून कहता है कि सिर्फ सेंट्रल जेल में वो रख सकते हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा हमारा एक ही मुद्दा रहता है, विकास के माध्यम से हम आम जन से जुड़ते हैं और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर है, उसकी स्थिति मजबूत किस प्रकार से मजबूत हो उस दिशा में हम काम करेंगे। और वैसे भी धौलपुर की धरती के लिए आप यदि देखें तो जब 2003 से लेकर 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी थी, तब धौलपुर का पूरा विकास हुआ। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, परंतु कांग्रेस की सरकार ने पहले भी और पिछली बार भी धौलपुर में किसी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं। चलिए, धौलपुर की जनता का स्नेह और प्यार बताएं अशोक परनामी और खारिज कर रहे हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो हमारे एजेंडे में नहीं है। हम लोग विकास के राह पे काम करते हैं और विकास के एजेंडे पे ही आगे बढ़ते हैं। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आरसी चौधरी साहब, क्यों लग रहा है आप लोगों को ऐसा कि वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है? योगेंद्र जी, ऐसा इसलिए लग रहा है कि वहां पे पूरी जो सरकार के मंत्री हैं, 13 मंत्री वार्ड वाइज घूमते हैं। वहां पे जो सरकारी जितने भी जो कर्मचारी हैं उनकी डाटा तैयार किए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे बूथ पे इतने वोट आने चाहिए, वरना तो धौलपुर के जो पूर्व और पश्चिम का जो बाड़मेर का जो बॉर्डर है वहां पे आपको सेवाएं देनी पड़ेगी। वहां पे अपराधियों को है वो रोल पे रखा जाता है, हॉस्पिटल्स में रखा जाता है, उनको बाहर निकाला जाता है और दूसरे जो लोग हैं उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आपके बूथ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो आपको जेल की सलाखें देखनी पड़ेगी। तो ये जितने भी जो सब चीजें हैं ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को अगर विकास पे इतना विश्वास है तो निश्चित रूप से इन हथकंडों से दूर जाना चाहिए और इनको नहीं अपनाना चाहिए। चौधरी साहब, ऐसे कुछ, क्योंकि आजकल तो जमाना ऐसा है कि सोशल मीडिया है, आपके पास में मोबाइल फोन्स हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह कहीं पे हैं कि जिनके जरिए कहा जा सके कि धमकाया जा रहा है कि अगर आप धौलपुर में हरा देंगे तो आपको जैसलमेर या बाड़मेर जाना पड़ेगा, या फिर अब एक टास्क जो दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, सरकार स्थायी नहीं होती है, पब्लिक स्थायी होती है, सिस्टम स्थायी होता है। 5 साल के लिए चुनी सरकार होती है, अगली बार दूसरी कोई आएगा। तो जो 5 साल के चुनिए के टाइम पीरियड के लिए सरकार बनती है, वो पूरे सिस्टम को आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। योगेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का तो सभी को अधिकार है। एक आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, उसको एसडीएम बुला के पूछता है। एसडीएम के सामने जब वो फॉर्म लेने के लिए जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म, तब उससे ये पूछा जाता है कि आप किस खेमे से आते हैं, क्या शोभा रानी ने भेजा है आपको,
उसको बैठाते हैं, शोभा रानी से बात की जाती है कि भेजा या नहीं भेजा। जब वो अपना नॉमिनेशन सबमिट करने जाते हैं तब सरकार के एक जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं वो उनका अपहरण कर लेते हैं और होटल में लेके जाते हैं। नॉमिनेशन का जो टाइम होता है उससे बियॉन्ड उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसे चुनाव की प्रक्रिया लड़ने से कहीं ना कहीं रोका जाता है। ये बात बहुत से आपके चैनलों ने भी उठाई, समाचार पत्रों ने भी उठाई और जो पीड़ित था वो स्वयं भी आया और उसकी माता ने भी मुकदमा दर्ज करवाया। तो अगर लोकतंत्र के अंदर ये जो नौकरी है वो तो बहुत छोटा है, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो दूर जाने से निश्चित रूप से डरेगा। लोकतंत्र में हिस्सा लेने से अगर रोका जाए तो इस बात को किस तरफ ले जाएगा? क्या ये कहीं अपने आप में एक प्रूफ नहीं, क्या ये बात कहीं अपने आप को ये प्रमाणित नहीं करती कि वहां पे दबाव की राजनीति चल रही है? चलिए निमिषा जी, आरोप लग रहे हैं लगातार है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक दूसरी पार्टी भी आरोप लगा चुकी है कि एक प्रत्याशी का किडनैप किया है महज इस वजह से कि वो आपके वोट काट सकते थे। देखिए योगेंद्र जी, इनका जो मुद्दा जो है, जब आपने पूछा कि आपके पास कोई साक्ष्य है तो उत्तर नहीं दे पाए, घुमा फिरा के मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, क्योंकि कहानी बनाना और अब सहानुभूति लेना ये कांग्रेस की नीति में रहा है। अभी हम एक देखें कि धौलपुर में क्योंकि स्थितियां एकदम सुदृढ़ होती नजर आ रही हैं और ये पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस आधार पर ये निकले थे झूठ बोल करके प्रचार प्रसार करना, तो उसका जो था धरातल नहीं था। और आज जो ये प्रत्याशी के लिए निराधार बोलते, मुझे मन में बड़ी पीड़ा होती है। प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, वो कोई अपराधी नहीं है, वो हमारी प्रत्याशी है। महिला उम्मीदवार को वैसे भी योगेंद्र जी परिवार से निकाल के राजनीति में लाना और परिवार जो जैसा कि हमारा एक सामाजिक आवरण है, और ये पहल भाजपा ने की है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा सर्वाधिक 32 महिलाओं ने अपनी जीत भी दर्ज कराई है। तो हमारे पास हमें पीड़ा बड़ी होती है जब ये अपने मुद्दों पर आधारित नहीं होकर के विरोध के लिए विरोध करते हैं। आज ये कह रहे प्रशासन, आज आपने भी कहा कि निश्चित तौर पे जनता जो है, जनता दबने वाली नहीं है। जनता को प्रोत्साहित करके आप जोड़ सकते हैं अपने साथ में, लेकिन जनता दबाव में कोई निर्णय ऐसा करते ही नहीं है। हमारे तो प्रधानमंत्री, देखिए जनता दबती तो नहीं है, डरती भी नहीं है। देखिए निमिषा जी, आप लोग कर रहे हैं ऐसा, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग आरोप जो लगा रहे हैं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग डरा धमका क्यों रहे हैं? आप लोग कोई आधार ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई वो हमारी पार्टी का प्रत्याशी नहीं, वो दूसरी पार्टी का प्रत्याशी, हमारी पार्टी का प्रत्याशी नहीं, वो दूसरे लोग आरोप जो वो सब चीजें उन्होंने जो तथ्य पेश किए, जो वो हमारी कोई पार्टी का नहीं, हमारी कोई पार्टी का नहीं। प्रेस करके बोला, प्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम के जो ओएसडी हैं वो उसको घर पे लेके जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जिसे अपना एक कार्यकर्ता का दावा करती है और उसको एक प्रचार का वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को सामने लाया जाता है कि ये हमारा कार्यकर्ता था, ये तो हमारी पार्टी का प्रचार कर रहा था। आपने कितने कार्यकर्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, कितने कार्यकर्ताओं की आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई? ऐसी मजबूरी क्या होगी, ऐसी मजबूरी क्या होगी जो आपको इस तरीके से साइन करवाने पड़े? डरने की कहीं कोई बात नहीं है, डरने की कहीं कोई बात ही नहीं है, डरने की कहीं कोई बात ही नहीं है। बात तो लोकतंत्र की वास्तव में विश्वास करने वाले लोगों की है। भारतीय जनता पार्टी को जिस बघेल को, जगमोहन बघेल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है और उस मंत्री को यह कहा जाता है कि तेरे समाज का अगर कोई खड़ा होता है तो तेरा ये मंत्री का पद जाता रहेगा, तो क्या ये दबाव क्यों भारतीय जनता पार्टी ने बताया? क्यों जगमोहन को उसके समाज के आदमी को उठाना पड़ा? वो एक पार्टी से चुनाव लड़ रहा, उस पार्टी के प्रत्याशी को किस हिसाब से एसडीएम ने नॉमिनेशन फॉर्म देने से मना कर दिया? ये आरोप हमने नहीं लगाया, ये आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया, ये एक आदमी ने जो दूसरी पार्टी का है उसने आरोप लगाया, चैनल्स पे आया, मीडिया पे आया और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बेबस और लाचार हो गई कि उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ी और उसे अपने आप को दावा करना पड़ा कि ये हमारा कार्यकर्ता था। ऐसी क्या मजबूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी को कि उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ी? ऐसी क्या मजबूरी भी आपकी कि झूठे मनगढ़ंत? हम नहीं है, ये कांग्रेस नहीं कर रही है। चलो मैं कांग्रेस नहीं कर रही है। एक बार राजेंद्र जी से बात, हमारी कोई मजबूरी। आप दोनों को मैंने पूरी छूट दी है, आप दोनों को मैं छूट दी है भी, और थोड़ा सा समय और लूंगा आप लोगों का। कुछ शब्द आप सजो के और बचा के रखिए। राजेंद्र जी, क्या लगता है धौलपुर के अंदर, ये बात धौलपुर की नहीं है, धौलपुर हो चाहे कहीं और हो, जिस स्टेट में भी बाई इलेक्शन होता है वहां सत्तारूढ़ दल पे एक आरोप लगता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या वास्तव में राजेंद्र जी क्या ऐसा नहीं कतई संभव नहीं है? प्रशासन जो है पारदर्शिता के साथ, मैं भी वही बात बोल रहा हूं निमिषा जी, आप मेरे से ही आप कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, समझ जाएंगे। तो मैं आपसे आना चाहता हूं कि क्या वास्तव में वर्तमान स्थिति में इतना मीडिया और सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें हैं, संभव है कि कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है? देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप है या जो दूसरी जो बातें हो रही दोनों दलों के बीच में,
केवल ये इनके चुनाव को लेकर के जनता को मैसेज देने के लिए एक तरह की स्ट्रेटेजी का, रणनीति का आप इसको रूप मान सकते हो जी। लेकिन जो सरकार होती है वो अपनी मशीनरी को थोड़ा चलाती तो है। उसी बात पे आ रहा हूँ मैं आपको। पहली चीज तो जब सेशन आए, सेशन के आने के बाद से जिस तरह की चुनाव प्रक्रिया तय हो गई है और जिस तरह से बाहर का ऑब्जर्वर होता है, फाइनेंशियल खर्चे का ऑब्जर्वर अलग है, प्रशासनिक चीजों को देखने वाला ऑब्जर्वर अलग है, सारी चीजें, तो ऐसी चीजों की संभावनाएं कम रहती है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष पार्टी हो, जहां पर भी चुनाव होगा वहां पर अपनी पूरी टीम को सब लोग लगाने की कोशिश करते हैं, एन प्रकार जीतने के प्रयास करते हैं। नंबर। अब सवाल यह है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी के, कांग्रेस जैसे कह रही है कि साहब उनके इतने मिनिस्टर 14-15 जो भी है, इतने मिनिस्टर वहां पर गए हुए हैं, अगर वो सरकारी साधन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो आलोचना की बात हो सकती है। अदरवाइज कांग्रेस को भी ये करना चाहिए कि उनको भी अपनी पूरी टीम वहां पर लगा देनी चाहिए, क्योंकि छोटी जगह आपके पास पूरी टीम है, पूरे वो सब कुछ है, उनको लगा करके आप जनता को संदेश दिया जाए। मुझे लगता है राजेंद्र जी इसमें कोई कमी नहीं है, दोनों तरफ से ही। सचिन पायलट खुद बैठे हुए, 1 तारीख को अशोक गहलोत जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां बीजेपी की तरफ से सभा करके वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके आ चुकी हैं। अशोक परनामी लगातार वहां कैंपेन में जुड़े हुए हैं, वहां कई मंत्रियों को भेजा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ताकत तो ठीक लगी हुई है। अभी तो 9 तारीख को जब मतदान होगा उससे पहले तो कई तरह के राजनीतिक दलों के आरोपों के लटके झटके सब दिखाई देंगे। ये सब चीज चलती रहेगी। जी। नंबर 2 यह है कि साहब कौन किसको कैंडिडेट बनाता है, ये भी अब इशू इसलिए नहीं बनता है कि अपन ने अभी 5 प्रदेशों के अंदर इलेक्शन देखा है, वहां पर कौन एक दिन चुनाव के पहले कौन, हाँ ठीक है, जिताऊ होना चाहिए, चाहे दागी हो चाहे बागी हो, बेदागी हो, इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, कल तक विरोधी हो, बिल्कुल जीतने वाला होना चाहिए। प्राथमिकता ये रहती है राजनीतिक दलों की। इसलिए इस बात की बात करना बेकार है। वही कांग्रेस पार्टी सिद्धू को लेके गई, वही बीजेपी रीता बहुगुणा को लेके गई, इसलिए इन चीजों को बात करना मेरे हिसाब से आज के टाइम पे कोई सामयिकता है नहीं। हाँ। और राजनीतिक दलों को भी इस पर जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि सभी एक ही रूट पे चल रहे हैं। बस ये कि जीतना हमारा ध्येय है, अब जीतने के लिए बस वही सब तरह के प्रयोग, आइडियोलॉजी वगैरह पे सब पे तो असर पड़ चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें सब पे। चलिए मैं अब आरसी चौधरी जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आपने जो बात कही, किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बीजेपी का एक साफ आरोप आप लोगों पे है, वो पलटवार कहा जा सकता है। इन लोगों का ये कहना है कि आरोप लगाना सहज है, क्योंकि लंबे समय तक प्रदेश में कांग्रेस रही है सरकार के अंदर और बाई इलेक्शन भी कई बार हुए हैं। तो कांग्रेस जानती है कि हमने किस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग किया है, कि बीजेपी वैसे ही कर रही है, कि इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान बता रहा हूं मैं आपको। राजेंद्र राठौड़ जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा, कालीचरण सराफ ने कहा। इस वजह से मैं आपसे बता रहा हूं। ये योगेंद्र जी, मैंने ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सगीर अहमद जो लास्ट टाइम पे गत जो चुनाव था, हार गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे उन्होंने चुनाव लड़ा। जब वहां पे बाई इलेक्शंस की घोषणा होती है तब उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। आज उसको कैसे याद आई, कैसे प्रलोभन में देने की आई, समाज के वोटों को आकर्षित करने के लिए आप एक व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा देते हैं। आज यहां पे जो बात करें कि दल बदल का हो सकता है, लेकिन शोभा रानी का जो पति है, जो सजायता है, उसको पैरोल पे आप हॉस्पिटल्स के अंदर रखते हैं। क्या सरकार का, ये प्रशासन का कहीं ना कहीं उसका प्रभाव नहीं है? वहां पे जिस लड़के की हत्या हुई, जिस गांव के अंदर, जिस गांव में हत्या हुई, आज भी उसके भाई के पांव टूटे हुए। और आप अगर आपकी टीम जाए वहां पे, उसके गांव में कोई भी आदमी उसके घर पे जाने की मशक्कत नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पूरे प्रशासन से भयकांत है। जो वो उसके साथ में घटना हुई, वैसी की वैसी घटनाओं की पुनरावृत्तियां हो सकती हैं। आपकी टीम जाए वहां पे देखे, उस गांव का कोई आदमी उसके घर पे नहीं जा सकता। जो पीड़ित था, जिसकी सजा हुई, जिस मुकदमे में जिसके लिए सजा हुई, वहां पे नहीं जा सकता। जिसका बाप बूढ़ा है, भाई के पांव टूटे हुए, आज उनकी बेबस है, लाचार है। वहां पे राज्य का जो एक बड़ा अस्पताल है एसएमएस, इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान बजट के अंदर किया जाता है। धौलपुर के अंदर चुनाव आए, 100 करोड़ का आपने हॉस्पिटल के लिए प्रावधान किया। अगर आपके विकास में ही इतनी आस्था थी, अगर आपका विकास ही बोलता है, तो जब चुनाव आता है उसी टाइम आपको ये सब चीजें क्यों याद आती हैं? सब चीजें उसी टाइम निकल के क्यों आती हैं? वहां पे बहुत से लोग